दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे के फर्दर टॉपिक्स पे, जहां पे हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक है हमारा कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है, ये चीजें हम क्या कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल याद से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब से हम क्या करने वाले, ये सारे जो नोट्स आपको वहां पे हम क्या प्रोसीड फॉरवर्ड क्या करने हैं वाले, तो फटाफट जाओ चीजें वहां से डाउनलोड करो। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी एक करके स्टार्ट करते चीजें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले जो क्वालिटी आती है वो आती है रिलायबिलिटी। क्या होती है? रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, जब आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हो, मतलब जब कभी भी आप अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो अपने ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर रहे हो, तो वहां पे वो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिलायबल। अब यहाँ पे रिलायबल मतलब क्या निकल के आता है सर? रिलायबल की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका सीए आता है, ठीक है, सीए आके आपका सारी जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग करता है, अगर वो पूछता है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस है, उन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में पूछता है, तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतने रिलायबल होने चाहिए कि वहां पे आपकी हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ही प्रॉपर्ली लिखी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, मतलब जो आपके रिसिप्ट्स होती है या फिर जो पेमेंट्स होता है, उन सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट के आपके पास एविडेंस होने चाहिए, ताकि अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज आती है, तो आप उसको क्या कर सको, आप उसको तुरंत क्लियर कर सको। इसलिए आपको हर एक जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बहुत ही प्रॉपर्ली और बहुत ही अच्छी तरीके से क्या मेंटेन करके क्या रखना पड़ता है। यही बोला है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रस्टवर्दी टू जज प्रॉफिट पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सम आइटम्स लाइक कैश, करंट एसेट्स एंड आर मोर रिलायबल देन अदर्स लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको क्या करना, आपको जो भी डाटा आप क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा करेक्टली होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। अगर पेमेंट है तो पेमेंट में होना चाहिए, अगर इनकम है तो इनकम साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप मिक्स कर दे रहे हो तो कि जो इंसान है वो क्या कर पाए, करेक्ट जो अंदाजा है कि कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा, कितने फाइनेंशियल इसका ये क्या है, नेटवर्थ क्या है, ये चीजें पता ही नहीं कर पाए। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना, आपको जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही प्रॉपर और रिलायबल रखनी है। दूसरा क्या होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए। अब यहां भी अगर मैं बात करूं, देखो एक चीज है, आपकी जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस किससे है? आपके जो इनकम हो रही है, जो आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जो फायदा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसी पे आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो टिकता है। ठीक है, अब ये फायदा नुकसान कैसे पता चलता है? जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं कि कितने पैसे आ रहे, कितने पैसे जा रहे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मेंशन कर रहे हो, तो आपको जितने भी बिजनेस के कितने पैसे आ रहे, कितने पैसे जा रहे, कितने उधारी में गए, कितने नगद में आए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करके नोट करके रखनी है, और इन्हीं ट्रांजेक्शन को नोट करके रखनी है, क्योंकि आपके इसी के बेसिस पे आपका आगे का जो बिजनेस का फ्यूचर का डिसाइड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन कर दे रहे हैं मेरे चाचा के ताऊ की लड़की की शादी है, ठीक है, आप ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रख दो। अब मुझे बताओ, क्या ये रिकॉर्ड रिलेवेंट है? नहीं सर, ये रिकॉर्ड रिलेवेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो यही चीज बोली है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जो भी चीज आप मेंशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और बिजनेस के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही होने चाहिए। समझा? आप ऐसा नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आप कुछ भी लिख दो और वो डाटा कंप्लीटली रिलेवेंट नहीं है, बिजनेस से उसका लेना देना ही नहीं है, फिर भी आपने उसको मेंटेन करके रखा है, तो भैया लेना देना उसका कुछ है ही नहीं। साथ ही साथ आप पता चल रहा अपने स्कूल के अपने बच्चे के स्कूल की फीस का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करके रखो, वो भी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे की फीस वो अलग चीज हो गई, वो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, वो आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि जो भी डाटा या फिर जो भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रख रहे हो, वो हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए, यानी वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी अकाउंटिंग का कहलाएगी। फिर अगला क्या बोला? अंडरस्टैबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर रहे हो या फिर आप मेंटेन करके रखने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? वो इजी टू रीड होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, ताकि अगर कल एक अकाउंटेंट आ रहा है तो आपकी लिखी हुई चीजें उस अकाउंटेंट को बहुत ही इजीली समझ सके। या फिर अगर आपका जो कस्टमर है, वो कस्टमर अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है कि ये चेक करने के लिए कि हाँ ये ब्रांड कैसा है, ये बिजनेस कैसा है, क्या ये बिजनेस अच्छा है, क्या ये बिजनेस खराब है, तो उसको भी ये जो चीज है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से क्या समझ में आ सके, इस तरीके से आपको रिकॉर्ड का मेंटेन करके रखना है। फिर अगला क्या बोला? कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन शुड अलाउ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फर्म्स और बिटवीन डिफरेंट ईयर्स ऑफ द सेम फर्म टू जज परफॉर्मेंस। अब देखो सीधी सीधी बात है, देखो अब अगर मैं बात करूं कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको ऐसे मेंटेन करनी चाहिए ताकि अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर से अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट और उसका बुक्स अकाउंट देखा जाए कि हाँ कौन सा बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, किस बिजनेस का एसेट ज्यादा है, किस बिजनेस के पास लायबिलिटी ज्यादा है, किस बिजनेस के एक्सपेंसेस कैसे हैं, ये अगर आप चाहते हो कि ये इजीली कंपेयर हो सके, और सही बात है
और कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट का कितना पोर्शन आपके कॉम्पिटिटर ने पकड़ के रखा है और आपने कितना पकड़ के रखा है, किसकी सेल्स ज्यादा है और किसकी सेल्स कम है, ये चीजें पता चल पाएंगे। तब उसी के हिसाब से आप क्या कर पाओगे, अपने बिजनेस को आप ग्रो कर पाओगे, क्या सही स्ट्रैटेजी लगानी, इस चीज के बारे में आपको क्या पता चल पाएगा। इसलिए एक चीज मैं यहाँ पे कहता हूं कि आपके जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, अभी तभी आप क्या इजीली क्या कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अब ये चीजें मैंने यहां पे खत्म कर ली। अब नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अब ये देखो, ये टर्मिनोलॉजीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि देखो ये टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं आपको ये चीज कहता हूं कि आप बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि आज से अब आपकी क्या कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और इस कॉमर्स की जर्नी में अगर मैं बात करूं तो आपके लाइफ में जब तक ये कॉमर्स में रहोगे तब तक ये सारी चीज आपको क्या होने वाली है, आपको यूज होने वाली है। आप कौन से भी फील्ड में चले जाओ, कल को आप अकाउंटिंग छोड़ भी दे दो, आप मैनेजमेंट फील्ड में भी चले जाते हो, तो भी ये टर्मिनोलॉजीज रहने वाली है। तो इसलिए हर एक टर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, और ये बहुत बोलते हैं ना कि हाईटेक टर्म्स नहीं है, ये डेली लाइफ में हमारी जो चीजें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड टर्म्स है, बस यहाँ पे नाम थोड़ा लग दिया कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है, कौन सी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, बस ये चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो ये करके समझते हैं। सबसे पहला टर्म क्या आता है, पहला आता है ट्रांजैक्शन। मैंने ऑलरेडी बताया, जब कभी भी हम बिजनेस में लेन देन करते हैं, क्या कहते हैं, लेन देन करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग ट्रांजैक्शंस यहाँ पे क्या कहते हैं। सब क्या बोला, व्हेन टू पीपल गिव एंड टेक और गुड्स और सर्विस, इन रिटर्न दे गिव मनी और समथिंग इक्वल टू मनी, इट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। मतलब क्या बोला गया, जब कभी भी हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किराने की दुकान पे गए, अब एक किराने की दुकान पे जाकर आपने क्या लिया, एक मैगी ली। अब आप मैगी ली तो उसके बदले क्या दिया, आपने पैसे दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गुड्स लिया और गुड्स के बदले क्या दिया, पैसे दिए। सही बात है, तो मतलब आपने एक हाथ से मैगी ली और एक हाथ से अपने पैसे दिए, तो यहाँ पे लेन देन हुआ गुड्स या फिर सर्विस का, किसके एक्सचेंज में, पैसे के एक्सचेंज में। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब सीधी सीधी बात है, जब कभी भी हम क्या कहते हैं, गुड्स और सर्विस का लेन देन करते हैं कैश के पैसों के एक्सचेंज में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या कहते हैं। अब ट्रांजैक्शंस आपकी होती है, सबसे पहले होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जब कभी भी लेन देन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप किराने की दुकान पे गए, आपने मैगी ली और मैगी के बदले आपने क्या दिया, आपने पैसे दिए। तो इस लेन देन में किसका इन्वॉल्वमेंट था, पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या बोलते हैं। अब ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब होता है क्या, कि आप मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपने गुड्स लिया, मतलब मैगी ली, और उस मैगी के बदले आपने क्या किया, तुरंत लगे हाथ आपने पैसे दे दिया। मतलब आपने जैसे ही सामान लिया वैसे ही तुरंत आपने पैसे दे दिया, तो उसको हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब सर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जब मैं बात करूं, आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में जाने का था, पहचान वाला किराने वाला है, आप हर महीने पूरे महीने में उसी से सामान क्या लेते हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो, रोज पैसे देने से अच्छा आप बोलते हैं कि भैया आप एक काम करो, मेरा उधारी चालू कर दो, ठीक है, आप महीने में जितना भी सामान लेके जाऊंगा उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, और महीने के आखिरी में, ठीक है, महीने के आखिरी में या फिर महीने की पहली तारीख को मैं हिसाब कर देना और मैं आपको क्या पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम सामान तो लेते हैं, लेकिन सामान लेने के बाद हम तुरंत पैसे नहीं देते, हम कुछ टाइम बाद पैसे देते हैं। और जब हम इस तरह की चीजें कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं सामान उधारी पे लेके आओ, क्या लेके आओ, उधारी पे लेके आओ। और इसी उधारी वाले ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या बोला है, अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट दैट टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट इज पेड और रिसीव्ड एट द लेटर डेट। सही बात है ना, जब हम किराने की दुकान में हमारा महीने का खाता चलाते हैं तो हम तुरंत पैसे देते नहीं, महीने की आखिरी में या फिर महीने की पहली तारीख में देते हैं। सही बात है, तो यहां पे गुड्स तो लिया जा रहा है, लेकिन जो कैश है वो इमीडिएटली पे नहीं किया जाता है, वो कुछ दिन बाद या कुछ दिन या बाद या फिर कुछ समय बाद पे किया जाता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सीधी सीधी बात है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम सामान लेन देन कर रहे हैं तो उसको हम, जब कभी भी सामान लेन देन कर रहे हैं पैसे के एक्सचेंज, उसको हम लोग क्या बोले, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, और उसी को हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। दूसरा कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम सामान ले रहे हैं और पैसे तुरंत पे कर दे, उसको कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन
मतलब क्या हो रहा है, जब कभी भी हम सामान ले रहे हैं या फिर दे रहे और तुरंत पैसे ना दे के बदले कुछ टाइम बाद हम क्या कहते हैं पैसे देते हैं, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहां पे लेन देन तो होता है लेकिन उसमें पैसे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं। या फिर अगर मैं कहूं तो उसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आप पहले के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो पहले के टाइम क्या होता था, पैसे डेवलप नहीं थे तो लोग क्या करते थे, मेरे पास चावल है तेरे पास गेहूं, तो ठीक है भाई तू चावल ले ले मुझे गेहूं दे दे। तो यहाँ पे गुड्स का लेन देन हुआ लेकिन क्या यहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, नहीं पैसे नहीं थे। पैसे लिए दे गए क्या, नहीं पैसे लिए दे नहीं गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जहां पे अगर मैं बात करूं आपके पैसे क्या होते हैं, पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे गुड्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलेंगे। समझ में आ गया। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब जब कभी भी एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, जहां पे हम गुड्स के बदले गुड्स देते हैं, सर्विस के बदले सर्विस देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन चीजें आती है। क्या आती है, तीन चीजें हमें यहाँ पे समझ के रखनी है। पहला आता है एंट्री। एंट्री मतलब क्या होता है, जब कभी भी लेन देन हुआ, जब कभी भी लेन देन हुआ उस लेन देन को हम क्या करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री करना। क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हम लोग एंट्री करना। क्या बोला है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जब कभी भी जो भी लेन देन हुआ, जब उसको हम एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से हम क्या करते हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, तो उसी को हम लोग एंट्री बोलते हैं। नरेशन मतलब क्या होता है, नरेशन मतलब सीधी सीधी बात है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, हम उसकी एक एंट्री पास करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका परचेज हो गया, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, ये एक एंट्री होती है। अब कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने लिख दिया, ये एंट्री हमने पास कर दी। अब जो अकाउंटेंट है मेरे लिए समझना इजी होगा, लेकिन अब अभी आप तो नए नए आए हो तो आपके लिए इजी है क्या समझना, नहीं। तो इसलिए जो भी अकाउंट्स की फील्ड से बिलोंग नहीं करता उनको भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इजीली समझनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक नरेशन लिखते हैं। मतलब वो जो एंट्री हमने पास की कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसका मतलब क्या, वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने गुड्स परचेज किया है, कैसे, कैश में, मतलब हमने कैश ट्रांजैक्शन किया है। समझ में आ गया। और ये हमेशा जो नरेशन होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, बीइंग से स्टार्ट होगा या फिर फॉर से स्टार्ट होगा। हमेशा जो नरेशन होता है वो दो वर्ड से स्टार्ट होगा, या तो बीइंग से स्टार्ट होगा या तो फॉर से स्टार्ट क्या किया जाएगा। और हमेशा ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो हम वर्ड बीइंग से ही क्या यूज करते हैं। तो समझा। एंट्री मतलब क्या होता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए जब उनको एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर मेथड से जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखते हैं तो उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। फिर जो एंट्री पास की उसको जब हम वर्ड्स के फॉर्म में लगते हैं और उसकी शुरुआत या बीइंग या फिर फॉर से होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे गुड्स क्या होता है, गुड्स मतलब क्या होता है, टर्म गुड्स रेफर्स टू द मर्चेंडाइज कमोडिटीज और आर्टिकल्स ऑन द थिंग्स व्हिच आर ट्रेडेड ट्रेड्स। ठीक है, गुड्स मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूध वाला हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, दूध बेचता हूं, तो मेरे लिए गुड्स क्या हुआ, दूध हुआ। मतलब गुड्स मतलब क्या हो गया, गुड्स मतलब एक ऐसा सामान, एक ऐसी चीज जिसके थ्रू क्या करता है जो सामने वाला बंदा है, ठीक है, जो ट्रेडर है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, अपना बिजनेस रन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स कहते हैं। अब यहां पे आते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, अब बिजनेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे फर्नीचर लगाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे गाला लेना पड़ेगा। तो यहां पे जब कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो भी चीज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस चलाने के लिए जो भी पैसे लगाते हैं या फिर जो भी सामान लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या होता है, कैपिटल, उसे हम लोग कहते हैं। समझ में आ गया। कैपिटल क्यों, कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम जो भी सामान, जो भी पैसे हम क्या करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में और स्टार्ट करके उसको रन करने, मतलब उसको चलाने के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, जो पैसे हम यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कैपिटल कहते हैं। और एक चीज बता दूं, कैपिटल क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। अब यहां पे ध्यान देना, ये एक चीज यहां पे समझाता हूं कि यहां पे बिजनेस जो होता है और बिजनेसमैन जो होता है वो दो अलग अलग लोग होते हैं गवर्नमेंट की नजर में। समझ में आ गया। जैसे आप अलग हो और मैं अलग हूं, हम दोनों अलग अलग है, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस हूं, आप बिजनेसमैन हो। तो यहां पे अगर आप बिजनेस वाला, बिजनेसमैन जो है वो अगर बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो बिजनेस के लिए ऊपर क्या रहेगा, वो एक कर्जा रहेगा जो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, आगे चलकर बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। समझ में आया। तो हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है, एक लायबिलिटी, एक कर्जा होता है। ठीक है, फिर कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, अब मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरा बच्चा है नहीं, आगे होगा तो देखेंगे। ठीक है, उसकी स्कूल की फीस बनी है, ठीक है, उसकी क्या करिए, स्कूल की फीस बनी है। अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब मैं ये चीज कर रहा हूं कि बिजनेस में मैं 5,000 रुपए निकाल रहा हूं और मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भर दे रहा हूं। अब सबसे पहली चीज यहां पे ये समझो, मैंने 5,000 रुपए निकाले। अभी 5,000 रुपए मैंने किस चीज के लिए निकाले? क्या मेरे बिजनेस के यूज के लिए निकाले कि मेरे पर्सनल यूज के लिए? बट अब बच्चा किसका है? बच्चा मेरा है, ठीक है। क्या वो बिजनेस का बच्चा? नहीं, वो बच्चा मेरा है, ठीक है। उसका फीस भरना वो मेरा पर्सनल खर्चा है, सही बात बोल रहा हूं। तो यहाँ पे जो मैंने पैसे निकाले वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाले। तो जब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पर्सनल खर्चे के लिए हम जो कोई भी चीज या फिर कोई भी पैसा हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्या आता है? डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब यहां पे ना, बिजनेस में कई बार कैसा होता है, या तो हम सामान उधारी में खरीदते हैं या फिर हम उधारी में बेचते हैं, ठीक है। ये चीज होती है, हाँ या ना? ठीक है। और जिनसे हमने उधारी में खरीदा तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनको पैसे लौटाने होते हैं। और जिनको हमने उधारी में बेचा, हम उनसे हमें क्या पैसे लेने होते हैं। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग डेटर और क्रेडिटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप आए मेरे पास, आपने, मेरी किराना की दुकान है, आप मेरे पास आए, आपने 30 किलो चावल लिया, 10 किलो दाल लिया और आपने बोला कि सर दादा मैं दिया 2 महीने बाद आपको पैसे दूंगा। सही बात है, हाँ या ना? इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने मेरे से उधारी पे लिया, ठीक है। अब जब मेरे से उधारी पे लिया तो आगे चलकर पैसे मुझे आपसे लेने होंगे, तो आप मेरे लिए क्या हो गए? डेटर हो गए। क्या हो गए? डेटर। क्या बोला गया? अ पर्सन हु हैज टू पे टू बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। सीधी सीधी बात है, जब कभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी मैं किसी भी इंसान को सामान उधारी पे देता हूं, ठीक है, तो उससे मुझे आगे चलकर जब जिस आदमी से मुझे आगे चलकर पैसे लेने होंगे वो मेरे लिए क्या होगा? डेटर होगा। अब मैंने उधारी पे लिया तो मैं उधारी पे खरीद भी सकता हूं ना, मेरे सप्लायर्स हैं। मैंने मेरे सप्लायर को फोन किया, मैंने बोला भाई साहब मेरे को 1 क्विंटल क्या राइस पहुंचा दो और 1 क्विंटल दाल पहुंचा दो, ठीक है, लेकिन इसका जो पेमेंट है मैं 10 दिन बाद करूंगा। क्या करूंगा? 10 दिन बाद करूंगा। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने पेमेंट तुरंत किया क्या? नहीं। मैंने क्या किया? मैंने किसी इंसान से सामान क्या क्रेडिट पे लिया, ठीक है, सामान क्रेडिट पे लिया। अब उसको पेमेंट कौन करेगा? उसको पेमेंट मैं करूंगा। तो जिसको मुझे पेमेंट करना रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो क्रेडिटर कहलाएगा। समझ में आ गया? जिससे हमें पैसे लेने होते, उधारी के पैसे जिससे हमें लेने होते वो डेटर होता है, और जिससे हम के उधारी के पैसे देने होते, जिससे हमें उधारी के पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर होता है। इतना क्लियर हो गया? अगर हम किसी से उधारी में सामान खरीद रहे हैं तो वह हमारा क्या होगा? क्रेडिटर होगा। और अगर हम किसी को उधारी में सामान दे रहे हैं तो जिससे दे रहे वो हमारा क्या होगा? डेटर होगा। क्लियर हो गया? सामान उधारी में दिया तो डेटर हुआ, सामान उधारी में लिया जिससे वो हमारा क्रेडिटर हुआ। इतना वर्ड क्लियर है क्या? सीधी से वापस समझा देता हूं कि अगर हमने किसी इंसान से अगर सामान उधारी से लिया तो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, और हमने अगर किसी इंसान को सामान उधारी में दिया तो वो जिस इंसान को दिया वो हमारा डेटर कहलाता है। क्लियर हो गया? डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने होते हैं। फिर आता है बैड डेट्स। अब आपने मुझसे क्या लिया? मुझसे 30 किलो चावल लिया और 10 किलो दाल लिया, ठीक है। बिल बना आपका 2,500 रुपए का, ठीक है। अब 2,500 रुपए का बिल बना, 2 महीना हो गया, मैं आपके पास गया, ठीक है, आपके घर पे गया। अब घर पे जाने के बाद पता चला कि आप बोरिया बिस्तरा लेके क्या भाग के, तो क्या वो मेरा 2,500 रुपए मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, वो पैसे तो डूब गए। सही बात है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। जब कभी भी हमारा बिजनेस का पैसा क्या डूब जाता है और जिसको हम लोग वापस से रिकवर नहीं कर सकते या फिर वसूल नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? देखो वापस समझो, डेटर्स मतलब क्या होता है? डेटर्स मतलब किसी को हमने सामान उधारी पे दिया और उनसे हमें पैसे में लेने, तो वो जिस इंसान से लेने वो मेरा डेटर कहलाएगा। मैंने किसी से सामान उधारी पे खरीदा और उधारी पे जिस इंसान से खरीदा और उसको जिसको मुझे पैसे देने वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। बैड डेट्स मतलब क्या हो गया? जिसको मैंने सामान उधारी पे दिया था लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए और वो पैसा मेरा डूब गया, जो डूबा हुआ पैसा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। इतना बात क्लियर है? फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्चा। क्या होता है? खर्चा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो भी पैसा हमारे बिजनेस के जो फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट मतलब हो गया जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, ठीक है, जो हमें लंबे टाइम तक क्या बेनिफिट देता है, लंबे टाइम तक फायदा देता है, ठीक है, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए या फिर उसको खरीदने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम जो खर्चा कर रहे हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी इडली बनाने की दुकान है, ठीक है। अब इडली बनाने की दुकान है और मेरे पास इडली बनाने की मशीन है। पहले 100 यूनिट इडली बनानी थी तो एक मशीन में काम हो जाता था। अब मुझे 200 बनाना है तो क्या एक मशीन में काम होगा? नहीं, आपको 2 मशीन रखनी पड़ेगी। सही बात है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे पैसे खर्च कर रहा हूं, पैसे खर्च करके मैं क्या कर रहा हूं? उस मशीन को लेकर आ रहा हूं।
ठीक है, उस मशीन को लेकर आओ। अब मशीन लेकर आया, क्या मुझे एक दिन फायदा देगा? नहीं सर, जब तक वो मशीन चलेगी, अच्छे से चलेगी, तब तक आपको फायदा देगा। मतलब ये जो फायदा मिलने वाला है इस मशीन से, मुझे लॉन्ग टर्म फायदा मिलने वाला है, तो ये मेरा क्या होता है? ये मेरा एसेट होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म रहती है और लॉन्ग टर्म तक आपको क्या फायदा देती है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। या फिर सीधी सादी भाषा में बात करूं, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेट क्या कहते हैं। समझ में आ गया? तो जब कभी भी हम एसेट खरीदने में या फिर एसेट को इंप्रूव या फिर रिपेयर करने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब थोड़ा सा समझेंगे। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं, कुछ खर्चे होते हैं जो बार बार अकर होते हैं, जैसे रेंट देना, सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना। सही बात है, लेकिन इसके भी फायदे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म फायदे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाड़ा दिया हमने, 1 मंथ का भाड़ा दिया, तो हमें 1 महीने के लिए जो 1 महीने का जो लैंड का है, लैंड का हमें फायदा मिलता है। फिर अगले महीने वापस उठाना, तो अगले महीने हमें वापस भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या फायदे मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो भी बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, जो डे टू डे खर्चे होते हैं, उस खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ज्यादातर ये 1 साल से कम का रहता है। इतना क्लियर हो गया? फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला गया? मनी स्पेंट ऑन समथिंग दैट इज नॉर्मली अ रेवेन्यू एक्सपेंस बट इट्स बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज रिटर्न ऑफ इन पार्ट्स ऑफ ओवर अ फ्यू ईयर्स। अब क्या बोला गया? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? ये हमारे रोजाना के खर्चे की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो फायदा होता है, इसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म तक रहता है, या फिर इसका फायदा हमें अभी ना मिलकर हमें फ्यूचर में मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करूं, मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में फॉग चल रहा है। 2 मिनट में क्या तैयार होती है? मैगी तैयार होती है। पानी का बॉटल कोई भी ले लो, नाम हमेशा जबान पे बिस्लेरी होता है। फिर अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट, कुछ भी कर लो, कि नाम हमेशा क्या होता है? कोलगेट ही होता है जबान पे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इन कंपनियों ने जब 2 मिनट का क्या चल रहा है? मैगी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चल रहा है मार्केट में? फॉग चल रहा है। और ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की होगी, तो उस टाइम पे उनका खर्चा लगा होगा, सही बात है। लेकिन वो जो खर्चा उन्होंने किया, क्या उस खर्चे का जो फायदा उनको क्या सिर्फ 1 साल मिला? नहीं, आज भी उन चीजों का फायदा मिलता है। सही बात है। इतनी चॉकलेटी क्या है? मेलोडी। ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट के जो स्लोगन्स, एडवर्टाइजमेंट का लाइंस है, ठीक है, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए कहीं ना कहीं कंपनियों ने उस पर्टिकुलर टाइम पे खर्चा किया होगा, और एडवर्टाइजमेंट डे टू डे का खर्चा ही होता है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट का जो फायदा है उनको 1 साल से ज्यादा मिल रहा है, मतलब आज भी फायदा मिल रहा है। तो ऐसे कोई भी खर्चे जो जनरली एक तरह के डे टू डे के खर्चे ही होते हैं, मतलब एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है, लेकिन इसका जो फायदा आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है, तो उस तरह के खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं। समझा? इतना पार्ट क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है मेरे ख्याल से। डन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी खर्चा जो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब डे टू डे का खर्चा है, लेकिन अगर उसका फायदा हमें क्या फ्यूचर तक मिलता है, 1 साल से ज्यादा मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलेंगे। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। हमें सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। पहला क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अब आप देखोगे, अब मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, कपड़े की दुकान में जा रहा हूं, कपड़े की दुकान पे लिखा हुआ है 20% ऑफ। क्या लिखा है? 20% ऑफ। अब आप कपड़ा खरीद रहे हो, तो आप पैसे तुरंत पे करो या फिर बाद में पे करो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपको 20% डिस्काउंट तुरंत मिल रहा है। तो यहां पे ये जो है डिस्काउंट आपको गुड्स की जो एमआरपी, उस एमआरपी पे ही क्या आपको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अब कई बार ये होता है कि दादा हम लोग इतना सारा सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा डिस्काउंट तो और करो ना, तुरंत पैसे दे रहे हो। अब यहाँ पे देखो, कैश डिस्काउंट उसी को बोलते हैं कि जब कभी भी आप क्या करो, किसी भी गुड्स या फिर सर्विस के लिए इमीडिएट पैसे दे रहे हो, और वो इमीडिएट पैसे देने की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़े की दुकान पे गया, उस पर सेल लगा होता कि 20% डिस्काउंट, क्या 20% ऑफ। अब मैं गया तो सीधा 2000 का सामान था, 2000 का अगर मैं 10 टका निकालू तो 200 होता है, और 20 टका निकालू तो 400 होता है। तो डायरेक्टली 2000 की जो चीज थी वो 400 कम होकर के मुझे 1600 में क्या मिल रही थी। ठीक है, अब जो मुझे 400 मिला वो तो गुड्स जो एमआरपी था उस पर डायरेक्ट मुझे क्या मिल रहा था? डिस्काउंट मिल रहा था। तो जो 400 मिला वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट था। समझ में आ गया? अब मैं बोला दादा इतना सारा सामान खरीदा है, ठीक है, क्या थोड़ा सा और डिस्काउंट करो? तो दुकानदार ने बोला ठीक है 2 टका और डिस्काउंट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुरंत कैश पे कर रहा था। तो इमीडिएट कैश पेमेंट करने की वजह से जो हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी जब गुड्स और सर्विस की जो एमआरपी में
है, जो एक डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी डिस्काउंट तुरंत पेमेंट करने की वजह से जो हमें डिस्काउंट मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट क्या बोलते हैं। इतना क्लियर है। फिर आता है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है पहले बता दो। इंसॉल्वेंट मतलब सीधी सीधी बात है, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन जो एसेट्स उतने नहीं होती, प्रॉपर्टी उतनी नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। मतलब सीधी सीधी भाषा में कहूं तो जो इंसान कंगाल होता है, क्या होता है, कंगाल होता है, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो एसेट्स है वो एसेट्स से 50 लाख है लेकिन आपके ऊपर जो कर्जे है वो कितने, वो 3 करोड़ के। तो यहाँ पे कर्जा ज्यादा है लेकिन प्रॉपर्टी कम है, तो आप क्या हो गए, आप कंगाली हो गए ना। सही बात है। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है लेकिन कर्जे कम है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एसेट्स पड़े हैं वो कितने पड़े, 3 करोड़ के पड़े, लेकिन जो कर्जे पड़े वो 10 लाख की पड़े। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है लेकिन कर्जे कम है, तो आप सॉल्वेंट कहलाओगे। क्लियर हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब जिसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं और वो क्या कर सकता है, वो अपने कर्जों को तुरंत भर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सही बात है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 लाख कर्जा है, भर सकते हो कि नहीं भर सकते, तुरंत भर सकते हो। इंसॉल्वेंट मतलब भाई 3 करोड़ की लाइबिलिटी है, 50 लाख का एसेट है, तुरंत भर पाओगे, नहीं भर पाओगे तो आप कंगाल हो गए। समझे। फिर आता है अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। अब अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड देखिए, अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर है। अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या अकाउंटिंग ईयर होता है। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो हमारा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को खत्म होता है उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉमर्स वाले होते हैं उनका न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम कैलेंडर की ईयर की बात करें तो हमारा न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया। तो लिख के रख लो, अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है अगले साल के, तो उसको हम लोग आपका क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, जो स्टार्ट 1 जनवरी से होता है लेकिन खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करो ट्रेडिंग एंड नॉन प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कर्ज। अब यहाँ पे देखो, अब इंसान देखो, इंसान 2 तरह के होते हैं। एक इंसान ऐसा होता है जो अपने फायदे के लिए काम करता है, दूसरा इंसान वैसा होता है जो क्या करता है, जो दूसरों की मदद करने के लिए क्या करता है, काम करता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी 2 तरीके की होती है। एक पहली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो काम करती, जो भी एक्टिविटीज करती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी एक्टिविटीज करे लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मोटिव फायदा कमाना नहीं होता, उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो लोगों की मदद करना चाहता है, सोसाइटी की मदद करना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोसाइटी का वेलफेयर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इतना पार्ट क्लियर है। फिर आता है गुडविल। गुडविल क्या होता है, इज्जत होती है, ठीक है। बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसी को हम लोग क्या गुडविल कहते हैं। समझ में आ गया। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, गुडविल मतलब क्या होता है, जैसे मेरी गुडविल है, ठीक है, मेरी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, मेरा एक अच्छा खासा इमेज है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कॉमर्स के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लेता हूँ, इंग्लिश के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लेता हूँ, डिप्लोमा के इंग्लिश के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से लेता हूँ, इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ इंग्लिश के, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हर एक बिजनेस की क्या होती है, गुडविल होती है। अब मान लो कि आप क्या गए, आप डीमार्ट गए, अब डीमार्ट में जाने के बाद अब आपके पास एक थम्स अप का बॉटल पड़ा हुआ है और एक ऐसा बॉटल पड़ा हुआ है जिसका कोई भी नाम या फिर ब्रांड नेम आपने कभी सुना ही नहीं। आप क्या चूज करोगे, आप थम्स अप चूज करोगे या फिर एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक चूज करोगे जिसका नाम आज तक आपने नहीं सुना। बट ऑब्वियस बात है, हम थम्स अप चूज करेंगे। तो ये थम्स अप का हमने क्यों चूज किया, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू है, उसका एक गुडविल, एक मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छी इज्जत है, ठीक है। तो गुडविल क्या होता है, जो बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, जो पैसों के टर्म्स में होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दो, गुडविल मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस की जो इज्जत होती है, जो रेपुटेशन होता है, ठीक है, जो मनी के टर्म्स में होता है, क्या मनी के टर्म्स में होता है, जो उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने थम्स अप चूज किया, तो थम्स अप आपने क्यों चूज किया, क्योंकि उसका मार्केट में आपका नाम सुना होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, ठीक है, उसके बारे में बहुत अच्छा सुना है, ठीक है। तो अगर वो गुडविल अगर नहीं होता उसका, तो क्या आप उसको परचेस करते नहीं, तो आपने गुडविल की वजह से परचेस किया ना, और आगे भी आप परचेस करोगे। तो यहाँ पे यही गुडविल क्या कर रहा है, उनको और भी ज्यादा सेल करने में, जिससे उनको और भी ज्यादा क्या फायदा हो, ये देखने में हमें हेल्प कर रहा है। फिर क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट। ये क्या इंटेंजिबल एसेट है, आप गुडविल देखते हो क्या, नहीं देख सकते हो क्या, नहीं छू सकते हो, नहीं फील कर सकते, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर क्या बोला है, गुडविल कम्स फ्रॉम द थिंग्स लाइक गुड लोकेशन, स्किल्ड एम्प्लॉइज, क्वालिटी प्रोडक्ट। सही बात है। और गुडविल किसी भी बिजनेस की अच्छी वैल्यू कब बनती है, जब वो अच्छा सामान देगा, ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसका कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। सही बात है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम उसको परचेस करेंगे ना। क्लियर हो गया। फिर आता है प्रॉफिट
प्रॉफिट और लॉस, सीधी सीधी बात है, जब कभी भी बिजनेस में फायदा होता है, मतलब जब कभी भी बिजनेस में इनकम ज्यादा, मतलब कमाई ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, तो बिजनेस को हम कहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में। लॉस कम हम कहते हैं जब कभी भी बिजनेस का खर्चा ज्यादा है लेकिन कमाई कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। इनकम मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस जो है वो पैसे कमाता है। कैसे कमाता है, अपनी गुड्स बेच के, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है, और बाकी सारे जैसे इंटरेस्ट मिल गया उसको, कहीं से कमीशन मिल गया, ठीक है, शेयर में कहीं इन्वेस्ट किया था उससे वो डिविडेंड मिल गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग इनकम कहते हैं। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू मतलब जब कभी बिजनेस जो होता है अपनी रेगुलर एक्टिविटीज से क्या पैसे कमाता है, जैसे गुड्स और सर्विसेज को क्या बेच के जो पैसे कमाता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। समझ में आ गया, यहां पे ध्यान दे, ठीक है। रेवेन्यू किसको बोलेंगे, जब कभी बिजनेस क्या कहता है, अपनी जो गुड्स और सर्विसेज होती है उनको बेच के जो पैसे कमाता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। इनकम किसे बोलते हैं, इनकम हम तब बोलते हैं जब कभी जो बिजनेस है वो गुड्स बेचकर, ठीक है, या फिर सर्विसेज बेचकर, या फिर अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट, कमीशन या फिर डिविडेंड से जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आपका इनकम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज और नेटवर्थ समझ लेते हैं। एसेट की बात करूं, एसेट की सीधी सीधी बात करूं, ऐसी कोई भी चीज जिसकी ओनरशिप बिजनेस के पास होती है और उसकी एक पैसे में वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है मेरा, ठीक है, उसका एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग बिजनेस के नाम पे, तो बिजनेस का एसेट है, ठीक है, सही बात है। बिल्डिंग एक फिजिकल चीज है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका एक मनी वैल्यू है, तो वो क्या हो गया, एसेट हो गया। अब यहाँ पे एसेट मतलब सीधी सी बात है, एसेट मतलब क्या, बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है ना उसको हम लोग एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन तरह के एसेट होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट, एक होता है फिक्टिव एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक फायदा देती है, मतलब एक साल से ज्यादा तक के फायदे देती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट बोलेंगे। जैसे मशीनरी है, मशीनरी लाई तो क्या वो एक साल का फायदा नहीं देगी, नहीं, एक साल से ज्यादा देती है, 2 3 4 5 6 साल 7 साल तक क्या फायदा देती है, तो वो उसको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पैनल लिया और ये पैनल हो गया 3 4 साल हो गया, अब ये मेरे बिजनेस में क्या करें, मुझे लॉन्ग टर्म तक फायदा दे रही है, हाँ या ना, हाँ से लॉन्ग टर्म तक फायदा दे रही है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए फिक्स एसेट हो गया। क्लियर हो गया। फिर क्या होता है करंट एसेट, करंट एसेट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी एसेट जो शॉर्ट टर्म एसेट होता है, जो एक साल से कम तक का फायदा देती है, ठीक है, और उसको इजीली हम क्या कह सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ आपके पास, स्टॉक पड़ा है मेरे पास, मैं सैंडल्स बनाता हूं, सैंडल्स का मेरे पास 100 पीस पड़ा हुआ है। अब ये जो बेनिफिट मुझे कब तक देगी, थोड़े टाइम तक ही बेनिफिट देगा, और इस स्टॉक को बेचकर मैं क्या तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। सही बात है, अगर मेरे पास 80,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, 80,000 का स्टॉक मैं मार्केट में बेच दूं तो मेरे पास 80,000 कैश आ जाएगा। सही बात है, तो इजिली इसको मैं क्या कर रहा हूं, पैसे में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, हाँ, तो इसको हम लोग करंट एसेट बोलेंगे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या था, फिक्टियस एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या होता है, फिक्टियस एसेट नॉट रियल, ओनली एक्सपेंसेस शोन एज एसेट। सीधी सीधी बात है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक बिलबोर्ड लिया, क्या किया, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब बिलबोर्ड ले लिया, अब बिलबोर्ड लेने के बाद अब मैंने क्या किया, उसका 4 साल का मैंने पेमेंट कर दिया। कितने साल का, 4 साल का पेमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने खर्चा कर दिया। लेकिन अब ये 4 साल का जो फायदा है, ये 4 साल का फायदा मुझे क्या एक ही साल में मिलेगा, नहीं, ये सर आपको 4 साल तक मिलेगा। सही बात है, तो ये क्या दे रहा है, ये मुझे फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है ना। सही बात है तो खर्चा, लेकिन ये मुझे आगे फ्यूचर तक बेनिफिट दे रहा, फायदा दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फिक्टियस एसेट हो गया। क्लियर होगा। फिक्टियस एसेट मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी जो एक्सपेंस है, ठीक है, जो आपने कर दिया है, लेकिन जो आपने कर दिया लेकिन उसका जो फायदा आपको आगे तक मिला, तो उसको हम फिक्टियस एसेट बोलेंगे। क्लियर होगा। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज मतलब सीधा सीधा बात है, कर्जा, जो बिजनेस को क्या किसी और को पे करना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं ना। 10th स्टैंडर्ड का अप्लाइड हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया है, 3-3.5 का लगा देना, ठीक है। तो लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी पैसा जो हमें क्या करना है, हमें दूसरों को पे करना है, या फिर हमारा कर्जा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया, तो ये हमारा कर्जा हो ना, बैंक को हमें पे करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटीज होती है। बैंक से ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे अकाउंट में कम पैसे थे लेकिन जरूरत थी, तो हमने बैंक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, निकाल लिया, ठीक है, तो वो भी एक तरह का कर्जा हुआ, हमें बिजनेस को पे करना, हमें बैंक को पे करना पड़े, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। मैंने क्रेडिटर्स को, मैंने सामान किसी से उधारी पे लिया था, अब मुझे उसको मैंने पे नहीं किया लेकिन उसको पे करूंगा, मतलब पे करना तो कर्जा ना, तो उसी कर्जे को हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। अब लायबिलिटीज भी 2 तरह की होती है, एक फिक्स लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी कर्जा जो 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, ठीक है, जो लंबे टाइम तक के लिए रहता है, उसको हम लोग फिक्स लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेशन मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कैपिटल, बिजनेसमैन ने क्या लगाया, बिजनेस के ऊपर पैसे लगाया, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए। अब वो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का 21 साल में बिजनेस का छुट्टा कर देता है, नहीं भाई बहुत साल तक रहता है,
तो ये क्या हो गया, फिक्स लाइबिलिटीज हो गई। फिर आता है लोन्स हो गया, लोन्स या फिर बैंक लोन्स हो गया। अब बैंक लोन हमने ले लिया, 2 करोड़ का लोन ले लिया, अब क्या हम एक ही साल में छुट्टा कर पाऊंगा, नहीं, उसकी ईएमआई होती है और वो ईएमआई 10 साल 20 साल 30 साल तक रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे ये जो लाइबिलिटी है लंबे टाइम तक चल रही है, तो ये क्या होता है हमारा फिक्स लाइबिलिटीज हो गया। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज मतलब ये होता है ऐसा कोई भी कर्जा जो हम विद इन अ ईयर क्या पे कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, मैंने सप्लायर से माल उधारी पे लिया, अब मैं उसको 2 साल 3 साल तक नहीं घुमाऊंगा, मैं उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, करंट लाइबिलिटी हो गया। समझ में आ गया। फिर आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या होता है, द मनी ऑफ द एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस और द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी, इट इंक्लूड्स कैपिटल रिजर्व, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड। मतलब सीधी सीधी बात है, बिजनेस की लायकी कितनी है, ठीक है, बिजनेस के पास असेट कितना है, ठीक है, बिजनेस के पास पैसे कितने हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी नेटवर्थ बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब ये बाकी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वगैरह वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स और बचते हैं। ठीक है, एक आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट बचता है और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बचते हैं। बस ये 2 टॉपिक है जो मैं कल के लेक्चर में खत्म कर दूंगा और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम स्टार्ट करूंगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। और नोट्स चाहिए तो फटाफट व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।